नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल साइंस का कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में आप देखेंगे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है, यानी लोकतंत्र एवं विविधता, और चैप्टर नंबर 4 में है जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले। तो चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि लोकतंत्र विविधता ये क्या चीज है। लोकतंत्र के बारे में तो आप जान ही चुके हैं क्या है लोकतंत्र। विविधता के बारे में भी जाकर के हमने बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चूंकि इस पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा नया है तो आपको बता दें। जैसे आप विविधता डाइवर्सिटी आप देखते हैं कि हर जगह विविधता मौजूद है, मतलब कोई भी व्यक्ति समान नहीं है, कोई भी जानवर समान नहीं है, कोई भी प्लांट समान नहीं, हर जगह कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा। कोई भी ओपिनियन नहीं सही समान है, यानी राय आप ये समान नहीं है, तो हर जगह कुछ न कुछ विभिन्नताएं या डाइवर्सिटी आप मौजूद रहती है। तो यही डाइवर्सिटी आप देखते हैं कि एग्जाम्पल मैं लेता हूं 1968 का मैक्सिको ओलंपिक। अमेरिका में तो अश्वेत खिलाड़ी थे, अश्वेत लोग वहां पे कहा था बहुत गरीब होते हैं, तमाम तरीके भेदभाव किया जाता है, उस समय की बात है। तो वो स्वर्ण पदक और एक रजत पदक दोनों जीते। जब पुरस्कार वितरण हुआ तो उन्होंने अपने गले पर या गले में काले रंग का मफलर बांध के रखा था, यानी वो विरोध कर रहे हैं किसी चीज का। किस चीज का विरोध कर रहे हैं? कि उनके देश में उन पर कुछ अत्याचार या भेदभाव किया जाता है। इसलिए बाद में हालांकि उनसे पदक वापस ले लिया गया कि भाई ये ओलंपिक मंच है, ये आपका भेदभाव का नहीं, ये तो सबको समान मौका दे रहा है, आपको उस मंच पे आने का मौका दे रहा है, ये मंच इसलिए आप यूज न करें। पदक वापस ले लिया गया उनसे। तो ये एग्जाम्पल वहां का हुआ। आप देखते हैं आयरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का बड़ा झगड़ा चलता रहता है। ईसाइयों के दो ग्रुप हैं, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट, इन दोनों का आपस में झगड़ा चलता रहता है। ये आयरलैंड की यूरोप की बात हो गई। एक अमेरिका से उठाया हमने, एक यूरोप से उठाया, तीसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं एशिया से। एशिया में आप आते हैं, श्रीलंका एक कंट्री है, आप जानते हैं भारत के सबसे साउथ ईस्ट कंट्री है, सबसे नीचे है। वहां पर सिंहली समुदाय के लोग रहते हैं, वो वहां के ओरिजिन नेटिव कहे जाते हैं। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और उसी में तमिल भी रहा करते हैं, जो कि भारत से माइग्रेट होकर वहां पे गए थे। तो इन दोनों में भी आपस में झगड़ा चलता रहता है। अब ये आपको डाइवर्सिटी, मैं आपको डाइवर्सिटी विद कॉन्फ्लिक्ट ये मैंने आपको यहां पे बता दिया। अब लोकतंत्र इन जगहों पे जहां पे है वो इसको कैसे एडजस्ट करता है, और ये मैं आपको बता दूं लोकतंत्र ही है जो इसको एडजस्ट कर सकता है, और कोई भी तंत्र इसको एडजस्ट नहीं कर सकता है। चाइना में एग्जांपल लीजिए ना, चाइना में कहां एडजस्ट कर पा रहे हैं लोग। बस उनकी विचारधारा के अगेंस्ट कोई भी विचारधारा होगी तो उसको किल कर देंगे। ये कम्युनिस्ट शासन तंत्र की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। वो सबको साथ लेकर चल तो रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजी के तौर पर वो बर्दाश्त नहीं करते। अब इन तीनों का एग्जाम्पल लिया जाए। अमेरिका में अगर लोकतंत्र न होता तो शायद वो अश्वेत जो वहां पे हैं वो बहुत ही नीचे की स्थिति में आए थे, उनको कोई भी अधिकार नहीं मिलता। एक मैं आपको बात बता दूं, और दूसरा बहुत लेटेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं, अगर वो लोकतंत्र न होता तो बराक ओबामा वहां के राष्ट्रपति नहीं बनते। बराक ओबामा खुद एक अश्वेत थे। एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैं बता रहा हूं आपको। जो रंग भेद का जो इशू है वहां पर, वो इसी लोकतंत्र ने ही उसको समाहित किया है कि ये सबको साथ लेकर चलने की बात कही है। वहां की हॉलीवुड की फिल्मों में आप देखेंगे, कोई भी फिल्म बनेगी तो उसमें एक आध अश्वेत एक्टर जरूर होगा। ये साथ लेकर चलने की बात है, लोकतंत्र ये जो साथ लेकर चल रहा है। आप आ जाइए यूरोप में जो आयरलैंड का झगड़ा है कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का। अगर लोकतंत्र न होता आयरलैंड में, अगर लोकतांत्रिक ढांचा वहां पर न होता
तो ये जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का जो विरोध है, ये बहुत ही बिग प्रॉब्लम वहां के लिए क्रिएट हो जाता और अलग अलग देश में विभाजित हो जाता ये अपमान के लिए। अब आ जाइए आप श्रीलंका में। श्रीलंका में इतने वर्षों से सिंगली समुदाय के लोग रह रहे हैं, माइग्रेट होकर तमिल वहां पर पहुंच गए हैं। तो अगर वहां पे लोकतंत्र की स्थिति अच्छी ना होती या ठीक ना होती या लोकतंत्र ना होता, तो वो अपने घर से उनको तो निकाल दिए होते ना, बिल्कुल निकाल दिए होते भाई। लेकिन वो उनको अपने यहाँ का ही नागरिक का दर्जा दिए और उसके बाद में मताधिकार दिए, जितने राइट्स उनके हैं उतने राइट्स उनको प्रदान किया गया। ये लोकतंत्र की बात है। तो कहीं कहीं पर ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि ये विविधता कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा तो नहीं है। लेकिन जब लोकतंत्र को आप और परिपक्व दिमाग से देखेंगे, या जो लोकतांत्रिक बॉडी का जो शीर्षस्थ व्यक्ति यानी जिस देश में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है राष्ट्रपति, वो बायसनेस छोड़कर, यानी किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं होगा, तब वो डिसीजन लेगा, तो निसंदेह वही उसी देश के लोग फिर आगे उसको स्वीकार करने लगेंगे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक, ये आज का आपका ये लेक्चर लोकतंत्र और विविधता पर पहला। सेकंड पे आप आ जाते, फोर्थ चैप्टर पे आ जाते जाति धर्म एवं लैंगिक मसले। इस चैप्टर को किया जाए, शुरुआत किया जाए। धर्म, अब जिस जिन देशों में धर्म है, मतलब में धर्म तो हर जगह है फिलहाल, लेकिन धर्म पर एक महात्मा गांधी की टिप्पणी में से शुरुआत करता हूं। महात्मा गांधी ने कहा कि राजनीति के लिए धर्म बहुत आवश्यक है। थोड़ी देर के लिए जब मैंने ये पढ़ा था तो हमको भी समझ में नहीं आ पाया था कि भाई राजनीति और धर्म, राजनीति के लिए धर्म कैसे आवश्यक हो जाएगा। अगर जो भी व्यक्ति राजनीति कर रहा, अगर वो अपने धर्म से बायस हो गया और उसकी सरकार बन गई, तो खाली उसी धर्म का तो भला करेगा, उसी समुदाय का भला करेगा। कुछ देर बाद महात्मा गांधी बड़ी ऊंची चीज थे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कभी उनका भी लेक्चर मैं आपको ले लूंगा, बता दूंगा उनकी डिटेल्स। जितने भी आरोप उन पर आप सुनते देखते आते हैं, सबका खंडन हो जाएगा। 90% या 99% आप मान के चलिए महात्मा गांधी को समझने वाले लोग ही नहीं हैं। अगर जो समझ गया तो वो कभी भी उनको गलत कह ही नहीं सकता। अब इस सेंटेंस के पीछे आपको जब मैं अभी बताऊंगा तो आप खुद क्लेरिफाई कर लेंगे, नहीं नहीं सही बात है। धर्म क्या है? नैतिकता ही धर्म है। और ये नैतिकता सिर्फ एक धर्म में नहीं पाई जाती, दुनिया के सारे धर्मों में पाई जाती है। महात्मा गांधी ने इसी नैतिकता की बात कही है, न कि धर्म स्पेशलाइज्ड हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कही है। क्योंकि अगर सिर्फ एक धर्म की बात कही होती तो पर्टिकुलर उस धर्म के इर्द केंद्रित हो जाता वो राजनीति नहीं। ऐसी बात उन्होंने नैतिकता वाला जो उनका धर्म था उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था कि सारे धर्मों का जो है एक इंसानियत, नैतिक मूल्य, वो उस राजनीति के लिए बहुत आवश्यक है। और वही नैतिक मूल्य और इंसानियत राजनीति को शिखर पर पहुंचाता, लोकतंत्र को शिखर पर पहुंचाता है। अब दूसरी बात बताते हैं, कोई देश ऐसा भी है जो कि किसी पर्टिकुलर विशेष धर्म से संबंधित हो गया और लोकतंत्र भी है वहां पर। पाकिस्तान को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यूरोप के इंग्लैंड को एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ और देशों का जो याद नहीं आ पा रहा कि कहां कहां पर है, सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लोग प्रश्रय देते हैं। लेकिन अगर लोकतंत्र वहां पर है तो लोकतंत्र की तो भाई अपनी आइडियोलॉजी है कि सभी को समान, तो वो अपने उस धर्म विशेष से गवर्नर तो जरूर होते हैं। नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाकी जो धर्म वहां पर हैं उनके साथ तो किसी प्रकार का अन्याय कर रहे हैं। भाई हार्डलाइनर्स की बात छोड़ दीजिए, पॉजिटिव की बात करें तो ठीक है, हार्डलाइनर क्या कहते हैं क्या करते हैं उसकी बात किनारे कर दें। लेकिन जो लोकतंत्र, जो गवर्नमेंट बॉडी है, वो ऐसा ही करती है।
अब कहीं कहीं पर इसको लेकर, जैसे इंडिया में ही आप देख लें, इंडिया में बहुजाति बहुधर्मी देश है, इतना बड़ा 1 अरब 35 करोड़ की आबादी वाला देश, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो आया। ऐसा तो बिल्कुल भी आप मान के न चलें कि समस्या मुक्त हो जाएंगे आप। हर देश में हर व्यक्ति की हर जगह समस्याएं तो आती ही रहेंगी, लेकिन समाधान आपको ढूंढना, आप कैसे उसको उस समस्या से निजात पाते हैं, आपके कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। यानी डेमोक्रेसी की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, डेमोक्रेसी चलाने वाले लोगों की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, अब इसी में आप जाति व्यवस्था को भी ले लेते हैं। हमारे के यहां जातियां बहुत ज्यादा हैं, अगर नाम ले लेंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी। तो कुछ कुछ जगहों पर अपने अपनी जात का, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं, अपनी जात के लोगों का वोट लेने का प्रयत्न करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उस पर्टिकुलर जिस जात का वो सपोर्ट कर रहे हैं, उस जाति को ही अगर लेकर चले तो क्या उनकी सरकार बन पाएगी? कभी नहीं बन पाएगी। सबको अगर साथ लेने की क्षमता किसी पार्टी में नहीं है तो वो अपनी सरकार बिल्कुल नहीं बना सकती। यही सबसे बड़ी विशेषता है, जान लीजिए। क्योंकि हर जगह, हर प्रदेश में, पूरे देश में हर जाति हर समूह के लोग विद्यमान हैं, तो किसी एक मुद्दे पर तो वो सहमत होंगे। वो मुद्दा है विकास का, सच्चाई का, ईमानदारी का, उस पर सहमत हैं। अब इन 3-2-4 पॉइंट जो अच्छे पॉइंट हैं, अगर इनको कोई एक पार्टी सपोर्ट करती है, यानी वो उसी के आधार पर अपनी पार्टी को आगे लेके चलती, तो वो सरकार बना लेगी। ये बात सही है, ठीक है। ये आपका हो गया जाति और धर्म, 2 हो गया। लैंगिक मसले पे आप चले आते हैं। हमारा भारत प्राचीन काल से हम देखते आए हैं पुरुष प्रधान देश रहा है। आज की डेट में जो कुछ भी है लैंगिक मसले में, मेल और फीमेल की बात कर रहा हूं, स्त्री एवं पुरुष की बात कर रहा हूं, आज की डेट में आप महसूस करेंगे, देखिए करंट सिचुएशन स्त्री और पुरुष की, और वैदिक काल की से तुलना कीजिए। वैदिक काल लगभग ईसा पूर्व 2000 से 1500 के बीसी के आसपास था। यानी 2000 साल इधर, एक 3,500 4,000 साल पूर्व की बात कीजिए, 4,000 4,500 साल पूर्व की बात कीजिए, इंडिया का ही वैदिक काल में, वो भी ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में नहीं, ऋग वैदिक काल में ना स्त्रियों की जो स्थिति थी, आज भी वो स्थिति नहीं है। स्त्रियों का उस समय ब्राह्मण स्त्रियों में उपनयन संस्कार यानी जनेऊ हुआ करता था। आपने ब्राह्मणों में आपने देखा भी होगा। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, स्त्रियों को आर्थिक अधिकार थे। दूसरी बात। नंबर 3, राजनीतिक अधिकार भी थे स्त्रियों को। अब आज की डेट में तुलना कीजिए, घूंघट पर्दा प्रथा वगैरह कुछ भी नहीं था। अब आज की डेट में क्या ये सब इस समय है करंट सिचुएशन में? आज भी संसद में 33% बिल पास नहीं हो पाया है, ये मान लीजिए। और जो ब्राह्मण में जनेऊ वाला तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आर्थिक अधिकार, अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो पुत्रियां हैं उनको भी माता पिता की संपत्ति में पुत्र के बराबर अधिकार दिया जाना चाहिए। अब बताइए, 70 साल बीत गया तब जाके ये डिसीजन दिया था। लेकिन अभी भी राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत उतना बेहतर नहीं है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जो पोटेंसी वुमेन बीइंग में है आज की डेट में, वो निसंदेह आगे लेकर उनको जाती ही जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पुरुषों का ही वर्चस्व है, उस क्षेत्र में उन महिलाओं का जाना यानी पुरुष प्रधानता के वर्चस्व को तोड़ता है। फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी एग्जाम्पल है। फाइटर पायलट उड़ाने की अनुमति सिर्फ पुरुषों को थी और ये कहा जाता था कि महिलाएं नहीं उड़ा सकती, लेकिन अवनी चतुर्वेदी ने साबित कर दिया कि नहीं, महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, चौका बर्तन से लेकर फाइटर पायलट तक या आर्मी में सुरक्षा तक, यहां तक काम कर सकती हैं। ये सब बातें हैं।
महिलाएं खुद आगे आने की चेष्टा कर रही, लेकिन यदि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार भी इनको पुशअप थोड़ा सा और कर दे तो शायद हम और ऊपर चले जाएं, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाए। अगर आपकी 50% आबादी नॉन वर्किंग है तो आप 50% आबादी पुरुषों की वर्किंग है, 50% लगभग 50% मान के ना 40% मान के चलिए, 10% वुमेन्स बीइंग तो वर्किंग है, 40% आबादी आपकी नॉन वर्किंग है, तो आप कैसे विकसित राष्ट्र होने का सपना देख सकते हैं? आपको कॉन्सेप्ट बदलना होगा, तब जाके कहीं आपका, हमारा जो भारत है वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकता है। और इनमें सबसे बड़ी बात है कि आप शिक्षा जितना ज्यादा बच्चों को तो शिक्षा दे ही दे, जो बच्चियां हैं उनको भी पर्याप्त शिक्षा दे। जो गांव में कहा जाता कि नहीं बच्चियां चौका बर्तन यही सब करेंगी, और बचपन से ही माता पिता के द्वारा सिखाया जाता है कि नहीं नहीं यही काम इनके लिए यही काम बना ही है और कोनो काम ही नहीं बना है। तो ये सोच बदलना होगा, तब जाके आप विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए पूरी आबादी 90% आबादी वर्किंग होनी चाहिए। आज का ये लेक्चर यहीं तक दोस्तों, 3rd एंड 4th चैप्टर आज का कंप्लीट हुआ, और इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ था, लेटेस्ट एग्जाम्पल देकर तुमने थॉट्स के द्वारा अपने समझा दिया, आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा देखा, उसके अपने थॉट्स के द्वारा समझा दिया। फिर कल की डेट में चैप्टर नंबर 5th एंड 6th कवर करेंगे हम। नमस्कार, धन्यवाद।